नमस्कार। हम्म। आज हम भारतीय संसद की एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। जी पार्लियामेंट्री फोरम्स। जी ये नाम शायद सुना हो, पर ये असल में है क्या? हाँ, पार्लियामेंट्री फोरम्स ये एमपीज मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वो ग्रुप्स होते हैं अच्छा। जो किसी खास इम्पोर्टेंट मुद्दे पे फोकस करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा। मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। ओ, तो ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग है। बिल्कुल। इनका मकसद होता है किसी एक विषय पर गहराई से चर्चा करना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कब बने, इनका मकसद क्या है, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये समझना अहम है ना? जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो शुरुआत कब हुई थी इनकी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई साल 2005 में। 2005? हाँ। जब पानी के संरक्षण और प्रबंधन पर, मतलब वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर पहला फोरम बना। अच्छा, पानी जैसे अहम मुद्दे पर। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई और फोरम्स बनते गए। तो 2005 के बाद और भी बने। हाँ, 7 और बने। तो आज की तारीख में देखें तो कुल 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं जो काम कर रहे हैं। 8? हाँ। कौन कौन से हैं ये? जैसे 2005 वाले के बाद 2006 में 3 बने। 2006 में 3? हाँ, यूथ पर, चिल्ड्रन पर और पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पर, मतलब सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान था। ये तो बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। फिर 2008 में आया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पर फोरम। ये तो आज भी बहुत रिलेवेंट है। बहुत ज्यादा। फिर 2011 में डिजास्टर मैनेजमेंट पर बना। अच्छा, आपदा प्रबंधन। जी। और फिर 2013 में 2 और बने, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल के लिए और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर। तो ये काफी डाइवर्स टॉपिक्स कवर करते हैं, पानी से लेकर क्लाइमेट चेंज और कारीगरों तक। हाँ, जो भी उस समय महत्वपूर्ण लगा उस पर फोरम बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पार्लियामेंट की अपनी स्टैंडिंग कमिटीज तो होती हैं जो मंत्रालयों के काम देखती हैं, फिर इन फोरम्स की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? इनका खास मकसद क्या है? बिल्कुल सही सवाल है ये। देखिए, स्टैंडिंग कमिटीज का अपना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर और मैंडेट है। इन फोरम्स को बनाने के पीछे कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे कि? पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, ये एमपीज को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लेटफॉर्म किस तरह का? एक ऐसा मंच जहां वो संबंधित मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ सीधे खुलकर बातचीत कर सकें, बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के। मतलब डायरेक्ट इंटरैक्शन। एग्जैक्टली। मकसद है किसी खास मुद्दे पर फोकस चर्चा हो और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, मतलब काम को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आए, एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाया जा सके। ताकि बातें सिर्फ बातों तक ना रह जाए। बिल्कुल। सोचिए, एक मंत्री, कुछ एमपीज और उस विषय के एक्सपर्ट सब एक टेबल पर बैठकर सीधे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो पॉलिसी को स्पीड अप करने में मदद मिल सकती है। ये तो वाकई एक अच्छा तरीका लगता है, फॉर्मल कमिटी सिस्टम के बाहर सीधी बातचीत का। हाँ, और दूसरा बड़ा मकसद है एमपीज को जरूरी मुद्दों और जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड रियलिटी के बारे में सेंसिटिव बनाना। सेंसिटिव बनाना मतलब उन्हें जागरूक करना। उन्हें देश और विदेश के एक्सपर्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ज्ञान और टेक्निकल नो हाउ यानी तकनीकी समझ मुहैया कराना। अच्छा, जैसे क्लाइमेट चेंज वाले फोरम में साइंटिस्ट आकर सीधे एमपीज को बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। या पानी वाले फोरम में जल संरक्षण के नए तरीकों पर एक्सपर्ट्स जानकारी दे सकते हैं। तो इस जानकारी का एमपीज क्या करते हैं? इस जानकारी से लैस होकर एमपीज पार्लियामेंट में यानी सदन में या फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज DRSCs की मीटिंग्स में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। हाँ, बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, मुद्दों को सही ढंग से उठा सकते हैं। सही कहा। और ये DRSCs, जैसा आपने कहा, ये वो संसदीय समितियां हैं जो मंत्रालयों के कामकाज, उनके बजट वगैरह की विस्तार से जांच करती हैं। जी। तो फोरम से मिली जानकारी एमपीज को DRSCs में भी मदद करती है। और कोई उद्देश्य? हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि इन फोरम्स का एक काम ये भी है कि वो रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करें। डेटा कहाँ से? जैसे संबंधित मिनिस्ट्री से, जो रिलायबल NGOs काम कर रहे हैं उनसे, अखबारों से, यूनाइटेड नेशंस UN जैसी संस्थाओं से, इंटरनेट से, मतलब विभिन्न सोर्सेस से महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा जमा करके एक डेटाबेस तैयार करना। और ये डेटाबेस एमपीज को दिया जाता है? हाँ, उसे एमपीज को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो फोरम की चर्चाओं में और अच्छी तरह सार्थक रूप से भाग ले सकें, तैयारी के साथ आएं, सही सवाल पूछें एक्सपर्ट्स या ऑफिशियल से। समझ गए। तो जानकारी देना, चर्चा का मंच देना और चर्चा के लिए सामग्री भी देना, ये सब इनके काम है। लेकिन यहाँ एक चिंता हो सकती है, क्या ये फोरम्स स्टैंडिंग कमिटीज के काम में दखल तो नहीं देते? मतलब ओवरलैपिंग का डर? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे शुरुआत में ही क्लियर कर दिया गया था।
अच्छा, क्या कहा गया था? इन पार्लियामेंट्री फोरम्स को साफ निर्देश है, एक तरह से मैंडेट है, कि वे संबंधित मंत्रालय या विभाग की जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज यानी डीआरएससीज हैं, उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन में कोई हस्तक्षेप या इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। बिल्कुल। उनका काम डीआरएससीज के काम से अलग है। उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, उसकी सहायता करनी है, न कि उसे ओवरलैप करना है या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना है। तो ये ज्यादातर इनफॉर्मल डिस्कशन और नॉलेज शेयरिंग पर फोकस्ड है। हाँ, आप कह सकते हैं ये मुद्दों की गहरी समझ बनाने और उस पर एक्शन पॉइंट्स निकालने में मदद करते हैं, जो फिर फॉर्मल चैनल्स में उठाए जा सकें। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, 2005 से शुरुआत हुई, अब तक 8 पार्लियामेंट्री फोरम बन चुके हैं अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर। जी हाँ। इनका मुख्य काम एमपीज को जानकारी देना, एक्सपर्ट्स और मिनिस्टर्स के साथ सीधी चर्चा का मंच प्रदान करना है। और वो भी लेटेस्ट जानकारी। हाँ, ताकि वे सदन और समितियों में प्रभावी ढंग से मुद्दे उठा सकें। और ये सब स्टैंडिंग कमिटीज के काम में दखल दिए बिना होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात भी है, खासकर एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्या? कि ये फोरम अपने घोषित उद्देश्यों को, मतलब फोकस डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन को तेज करने वाले लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर कितना साकार कर पा रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्या ये वाकई असरदार है? इनकी वास्तविक प्रभावशीलता पर विचार करना जरूरी है। क्या ये सिर्फ जिसे कहते हैं टॉकिंग शॉप्स बनकर रह गए हैं, या सच में पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ओवरसाइट पर कोई मेजरेबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए। क्या ये फोरम वास्तव में बदलाव ला पा रहे हैं या सिर्फ एक और चर्चा का मंच है? सही। इनकी इफेक्टिवनेस का आकलन जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। जी। संसद की कार्यवाही सिर्फ बहस और कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुछ खास मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने के लिए विशेष मंच भी होते हैं? आज हम इन्हीं पार्लियामेंट्री फोरम्स या संसदीय मंचों पर एक गहरी नज़र डालेंगे और ये जानकारी यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। ये फोरम्स जो हैं वो सांसदों, संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और प्रमुख अधिकारियों को मतलब एक साथ लाते हैं। अच्छा। इनका मकसद होता है गंभीर मुद्दों पर फोकस के साथ सार्थक चर्चा करना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वो तेज हो सके। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये फोरम आखिर क्यों बनाए गए हैं और कैसे काम करते हैं? सोर्स मटेरियल से मिली जानकारी के आधार पर इसे समझते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला मकसद क्या है इनका? देखिए, पहला मकसद तो यही है कि एमपीज, मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां क्रिटिकल इश्यूज पर रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो सके। मतलब सिर्फ बातें नहीं, हल निकालने वाली बातें। और दूसरा? जाहिर है सांसदों को जागरूक करना भी होगा। एग्जैक्टली। दूसरा, सांसदों को जमीनी हकीकत और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना। अच्छा। उन्हें ताज़ा जानकारी, ज्ञान और विशेषज्ञों की राय से लैस करना, ताकि वे सदन में और कमिटीज में, मतलब डीआरसीज में, इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। और तीसरा? वो शायद डेटा से जुड़ा है। हाँ, तीसरा ये है कि संबंधित मंत्रालयों, एनजीओज, अखबारों, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेट वगैरह से महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा इकट्ठा करके एक डेटाबेस तैयार करना और वो सदस्यों को देना ताकि वे चर्चा में बेहतर भाग ले सकें, इन्फॉर्म डिस्कशन हो। और एक जरूरी बात यह भी है, आपने डीआरसीज का जिक्र किया था, कि ये फोरम्स उनके काम में दखल नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का अपना काम है, बिल्स जांचना, बजट देखना। ये फोरम उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। तो ये उनके काम को सप्लीमेंट करते हैं ना? हाँ, मदद करते हैं। सही कहा, सप्लीमेंट करते हैं, एनक्रोच नहीं करते। ओके, अब इनके संरचना मतलब कॉम्पोजिशन पर आते हैं। इनका प्रेसिडेंट कौन होता है? ज्यादातर फोरम्स के प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर होते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी स्पीकर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। हाँ, बस एक अपवाद है, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। उसमें राज्यसभा के चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं और स्पीकर को प्रेसिडेंट। अच्छा, ये अलग है। हाँ। और वाइस प्रेसिडेंट्स? उसमें राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, संबंधित मंत्री और डीआरसीज के चेयरमैन, ये सब एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं अपने अपने फोरम के। ठीक है। और मेंबर्स कितने सदस्य होते हैं एक फोरम में? प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स को छोड़कर हर फोरम में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। 31। ओके। हाँ, और इसमें भी 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से ज्यादा नहीं। अच्छा, ये भी बटा हुआ है। हाँ,
इन्हें स्पीकर या चेयरमैन नामांकित करते हैं, खासकर उन नेताओं या उनके नामितों में से जिन्हें विषय में विशेष ज्ञान या रुचि हो। और इनका कार्यकाल कब तक रहते हैं सदस्य? इनका कार्यकाल सदन में उनकी सदस्यता तक होता है, मतलब कोटर्मिनस। जब तक एमपी हैं तब तक सदस्य। ठीक है। हाँ, और कोई चाहे तो लिख के रिजाइन भी कर सकता है। फोरम के प्रेसिडेंट एक मेंबर कन्वीनर भी नियुक्त करते हैं। अच्छा, वो मीटिंग्स वगैरह देखते होंगे? हाँ। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बैठकें संसद सत्र के दौरान जरूरत के हिसाब से होती हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं इनके काम के। ये फोरम्स करते क्या है? पहला फोरम कौन सा था? पानी वाला? हाँ, पहला फोरम था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये 12 अगस्त 2005 को बना था। अच्छा, 2005 में? हाँ, घोषणा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने 12 मई 2005 को की थी। इसका काम है पानी से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, सुझाव देना। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। हाँ, इसका फोकस युवाओं की ह्यूमन कैपिटल का उपयोग विकास के लिए करना है, उनकी उम्मीदों और समस्याओं को समझना और उन्हें राजनीति से जोड़ना। हाँ, और लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन करना। इसके तहत स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पर सब फोरम्स भी बनाए गए थे। और भी कई अहम विषयों पर है ना, ना? जैसे चिल्ड्रन, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल। चिल्ड्रन फोरम बच्चों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सांसदों का ध्यान बढ़ाता है। पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ फोरम जनसंख्या स्थिरीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर रणनीतियां बनाता है। ग्लोबल वार्मिंग वाला भी है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज फोरम जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके सुझाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट फोरम आपदाओं के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल के लिए भी एक फोरम है। ये तो बड़ा खास है। हाँ, ये पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें केवीआईसी जैसी संस्थाओं से भी बात होती होगी? बिल्कुल, केवीआईसी जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ बातचीत भी शामिल है। और एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फोरम भी था। हाँ, वो 2015 वाले लक्ष्य। हाँ, वो लक्ष्य तो 2015 के थे, पर फोरम गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा के लिए था। ये दिखाता है कि कैसे फोरम्स नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स को जोड़ते हैं। तो संक्षेप में, ये पार्लियामेंट्री फोरम्स संसद के अंदर स्पेशलाइज्ड विषयों पर गहरी और केंद्रित चर्चा का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये सांसदों को विशेषज्ञों और जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। सही कहा। ये फोरम जानकारीपूर्ण बहस और नीति निर्माण में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सदस्यों को विषय की गहरी समझ प्रदान करते हैं। और जैसा हमने कहा, ये डीआरएससीज के काम को सप्लीमेंट करते हैं, ना कि उस पर इंक्रोच करते हैं। बिल्कुल, दोनों का अपना महत्व है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, इन विशेष मंचों की चर्चाएं अधिक औपचारिक समिति प्रणाली की तुलना में वास्तविक नीति को प्रभावित करने में कितनी प्रभावी हो सकती हैं? इस पर सोचने के लिए एक बिंदु है। ये एक अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात।